कनेक्ट है ना, चालू हो गया। देखिए पीछे समझो, पीछे बउआ हम पढ़ाए थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ाए थे ना मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है ठट्टा के निकट, ठट्टा गोडाल सिंध प्रांत के आसपास पड़ता है आपका, बताए थे आपको। अब देखो समझो आगे क्या होता है कहानी। ठट्टा को जीतने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने अभियान को आगे की ओर बढ़ाते जाता है तो उसी समय में इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का या एमबीटी का। तो एमबीटी के मरने के बाद समझिए, एमबीटी के मरने के बाद आपका इसमें शासन आता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक कौन होता है? तो फिरोज शाह तुगलक इसका मतलब चचेरा भाई होता है। कैसा होता है? चचेरा भाई। तो आप कहिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का कोई योग्य मतलब पुत्र और नहीं होता होगा, इसलिए इसका कौन भाई बनता है? चचेरा भाई। और जब ये गद्दी को संभालता है तो देखिए उस समय अभियान को चलाने के लिए, क्योंकि ठट्टा के पास जा रहा था युद्ध लड़ने के लिए, तो वहां पे जितना भी सैनिक सब कुछ होता है तो वो सब कहता है कि देखिए अब तो ये मतलब जो शासक था, राजा था, वो मर गया बेचारा, तो आगे कैसे अभियान मेरा चलेगा। तो उस वजह से देखिए क्या करता है वहां पे फिरोज शाह तुगलक को राजाभिषेक कर दिया जाता है। कहाँ? ठट्टा के पास ही। कहाँ? ठट्टा के पास। लेकिन आप बताओ कि वास्तविक रूप से ये लोग शासन कहाँ करते थे? दिल्ली में। तो लाजमी है आपका कि एक जगह इसका राजाभिषेक कै बार होगा? 2 बार। एक बार इसका ठट्टा में कर दिया गया, समझे ना। अब दूसरा बार जब दिल्ली में आया उस अभियान को जीत के, तो वहां भी क्या कर दिया गया इसका मतलब राजाभिषेक कर दिया गया। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का हुआ, सब इधर ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत का हुआ कौन शासक रहा जिसका राजाभिषेक 2 बार हुआ? तो कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। अब आगे समझिए आप, तो फिरोज शाह तुगलक का राजाभिषेक 2 बार हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठे तो देखिए जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने बेशक असफल रहा उनका योजना, लेकिन वो ज्यादातर पब्लिक को परेशान नहीं किया करते थे। कौन? तुगलक। देखो तुगलक वंश एक ऐसा वंश रहा जिसमें जो व्यक्ति जिस तरीका से जी रहा था उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की तरह बहुत ज्यादा सबके साथ अत्याचार नहीं किया गया, समझे ना। अलाउद्दीन खिलजी कितना अत्याचार करता था आपको बताए थे। हाँ, बाजार नियंत्रण पर जो कौन सा लोग मांस काट ले, समझे नहीं समझे। तो ये सब गलत था कि नहीं था? ठीक उसी तरीका से फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर आया तो इन लोगों ने कई तरह के जनताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को छूट दिया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अब समझो आगे, जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो फिरोज शाह तुगलक के पहले कई तरह के कर हुआ करता था, मतलब 24 प्रकार का टोटल कर था। कितना था? 24। तो इस 24 प्रकार के कर को गौन कर दिया। क्या किया फिरोज शाह तुगलक? झंझट के घर हटा यार, समझे। और सिर्फ कहा कि 4 तरीका के कर बहुआ रखो तुम। क्या तरीका के? 4। और ये 4 तरीका का कर लाया, 24 कष्टदायक करों को हटाकर खराज, खम्स, जजिया और जकात। यही 4 कर इसके पूरे मतलब शासन व्यवस्था में चलता रहा। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय। अब तो देखो समझो, फिरोज शाह तुगलक ठट्टा के निकट गद्दी पर बैठता है आपका मार्च 1351 में। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कब हो गया? 1351 में। तो मार्च 1351 में वहां बैठता है। हाँ वही डेट नहीं भी रखेगा तो याद रहेगा, मार्च को याद नहीं रखना है, आप सिर्फ 1351 याद रखिए। ठीक, हम लिख दिए आपको। दूसरी बात है, ठट्टा के निकट मार्च 1351 में, फिर दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में। समझ में आ गया? तो आप दिमाग लगाइए, हम दोनों डेट को अलग इसलिए लिखे हैं कि आपको याद थोड़ा जल्दी हो जाए, है कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा शासक था तुगलक वंश का, दिल्ली सल्तनत का, जिसका राजाभिषेक 2 बार हुआ? तो कौन? या फिरोज शाह तुगलक। अब देखो आप याद कीजिए कि तुगलक ही वंश का गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण सर्वप्रथम कराया था ना। तो ये बेचारा क्या किया कि नहरों का निर्माण तो शुरुआत करवा दिया था। कौन? इसका गयासुद्दीन तुगलक। समझे नहीं समझे? इसका मतलब ये करवा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक इसका लगता था मतलब चच्चा, लगेगा कि नहीं? चच्चा लगेगा। क्यों? आप बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक पुत्र था, उसका चचेरा ना भाई था। जब चचेरा भाई था तो गयासुद्दीन तुगलक क्या लगेगा? चच्चा लगेगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सिर्फ नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन ये क्या किया बेचारा कि नहरों का विस्तार करवा दिया। क्या करवा दिया? विस्तार। मतलब जहां जाते हर एक एरिया में नहरों का निर्माण किया। नहर का निर्माण इसलिए करवाया कि इससे कृषि क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुआ। आप जो नदी देखते हैं इसके आसपास में जो नदी था, यमुना नदी, सतलज नदी और सब नदी था, 3-4 नदी, उस सब नदी को काट के क्या किया, छोटा छोटा नहर नदी टाइप के सब में विस्तारित कर दिया। उससे क्या होता था कि हर एक एरिया में पानी सही मात्रा में जाता था और जो किसान थे वो कृषि का अच्छा गुणवत्ता कर पाते थे। तुम बताओ उस समय भैया कॉल थोड़े रहा होगा, समरसेबुल था। अभी ना सब डेवलप हो गया, तो यह कुछ नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया कि सभी जगहों पर नहरों का विकास कर दिया गया। इतना बात समझ में आ गया? तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन
कि बताओ तुम बाबू कि नहरों का निर्माण शुरुआत में कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जाल या सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए आगे और क्या करता है, कष्टदायक करों के बारे में बता दिए थे। अब देखिए आपको पता होगा कि हम जजिया कर बताए थे ना सबको। जजिया कर भारत में लगाने वाला प्रथम शासक कौन था बताओ? मुस्लिम शासक कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो इतिहास में ये सोचा कि देखो जजिया कर तो हम भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि मेरा भी इतिहास में नाम बरकरार रहे। तो इसको करने के लिए क्या करता है, देखिए नया तरीका अपनाते हैं कि रे भाई जजिया कर में क्या हमको करना चाहिए। तो इसको सब और कहता है कि देखिए आप कुछ नया कीजिए, क्या यही कीजिए कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अंकित ब्राह्मण है ना, तो जो ब्राह्मण है ब्राह्मण पर भी टैक्स लगाइए जजिया कर। तो ये क्या करता है कि देखो हिंदू का एक और वर्ग होता है, देखिए इससे पहले जो जजिया कर लगता है वो सब मुस्लिम मतलब सब हिंदू पर लगता है, लेकिन हिंदू में से एक वर्ग ब्राह्मण बचा हुआ रहता है, समझ में आ गया। लेकिन ये क्या करता है फिरोज शाह तुगलक, कहता है नहीं हम ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेंगे, समझ में आ गया। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। उस पर देखिए कहीं कहीं एक और देता है, ब्राह्मण और भिखारी, भिखारी पर भी जजिया कर लगाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो आपको ज्यादातर याद यही रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। अब देखो आगे कि मुख्यतः 400 देखिए ऐसे 300 शहरों को ही बसाया, समझे, छोटे बड़े शहरों को 300 शहर को, लेकिन ज्यादातर अब 4-5 शहर का नाम बहुत वीवीआई आता है जो आपसे पूछ दिया जाता है। हिसार आप जानते हैं, हिसार जानते हैं ना हरियाणा में। उसके बाद जौनपुर, देखो जौनपुर का स्थापना क्यों करता है आपको बताते हैं। तो जौनपुर का नाम जौना खां से मिलता है, तो जौना खां इसका भाई होता है, उसी के याद में किस शहर का स्थापना करता है? जौनपुर शहर का। अपने ही नाम से फिरोजपुर का, फतेहाबाद का, ये सब अपने नाम से इसका रहता है। इस सब का स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। अब देखो आप फिरोज शाह तुगलक यही सब काम करता है जो इसका थोड़ा अच्छा काम होता है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और उदार काम करता है। उदार का मतलब होता है बड़ा दयावान होता है, अच्छे अच्छे कामों को बहुत ज्यादा करता है फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा। फिरोज शाह तुगलक देखिए अपने समय में जो पब्लिक होता है उसको बहुत सारा सुविधा देता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। पहले समझो इसका क्या क्या योगदान रहता है, मतलब समझो कि एक अच्छे नेता की तरह काम करता है, समझे कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला क्या करता है कि ये अपने मतलब जहां जहां शासन, दिल्ली सल्तनत तो शासन करता है, जहां से इसका साम्राज्य फैला हुआ रहता है, हर एक कॉलोनी में हर एक एरिया में ही स्कूल का स्थापना करवाता है। क्या करवाता है? स्कूल का। अधिकांश शहरों में ही अस्पतालों का निर्माण करता है। किसका करवाता है? अस्पतालों का। उसके बाद देखिएगा ज्यादातर हर एक शहर में जो गुलाम चाहे कुछ भी है, जो गरीब महिला है या पुरुष कुछ भी है, उसको रहने के लिए स्पेशल जगह बनवा देता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। कहने का मतलब ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में अच्छे कामों से भी बहुत जाना जाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये बताओ ये अच्छा काम है ये खराब काम? अच्छा काम है। अब देखो समझे सबसे ज्यादा दास यानी होता है क्या कि गुलाम। क्या होता है? दास मतलब होता है ना गुलाम। तो सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके समय में था? फिरोज शाह तुगलक। क्यों? क्योंकि दासों को अच्छा से मतलब व्यवहार करता था दासों के साथ भी, तो इसलिए दासों को रहने के लिए स्पेशल एक हो आपका आ गया, देखिए वहां मेरी। अब समझिए दासों को, अब समझिए हुआ दासों को रहने के लिए एक अच्छा व्यवस्था करवाया था। क्या करवाया था? दीवाने बंदगान का। किसका करवाया था? दीवाने बंदगान। तो आप यहाँ भूल जाइएगा, समझो यहाँ दास को रहने के लिए क्या करवाया था? दीवाने बंदगान। तो आप समझो आप जब आप किसी को बंदी बना लेते हैं तभी ना वो आपका दास हो जाता है कि नहीं बुआ? जब आप किसी को बंदी बना ले आपका क्या हो गया? गुलाम या दास हो गया। तो आप समझिए बंदी अब बंद तो बंदगान होगा, तो बंदगान किसके लिए होगा? दास होगा क्या? होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम देखिए कैसे पूछा, आपसे पूछेगा दीवाने बंदगान किस विभाग से संबंधित था, तो क्या मारिएगा? दास विभाग से। बंदी को आप बंदी किसी को बनाइएगा तभी ना वो आपका दास बनेगा। तो दीवाने बंदगान किस विभाग से? दास विभाग से। आगे समझिए विधवा महिलाओं एवं विकलांगों के लिए जो लड़की थी, चाहे जो गरीब महिला था, क्या था? गरीब महिला, क्या बोले? हाँ, अनाथ महिला या गरीब महिला, विकलांग महिला, इस सब के लिए ही बहुत अच्छा काम बेचारा क्या किया था कि दीवाने खैरात का स्थापना किया था। तो आप कभी कभी याद कीजिए कि जब आपसे कोई भीख मतलब क्या भीख मांगने के लिए आता है तो अपने बाप के खैरात बताइए, नहीं तो बोल देता है। तो उस समय में जब बोलते हैं खैरात, तो खैरात का मतलब होता है किसी को दान देना। तो दान आप विकसित व्यक्ति को दीजिएगा, बताइए जो विधवा है चाहे जो अनाथ है उसी को ना दीजिएगा। तो बताओ तुम दीवाने खैरात किससे होगा? विधवा महिला ये सब के लिए। आप ये दोनों क्वेश्चन को समझ में आ गया? तो आपसे पूछे कि दीवाने बुआ सब तुमसे पूछेगा दीवाने बंदगान किस विभाग से संबंधित था, तो दास, और दीवाने खैरात किस विभाग से था? हाँ, ये सब से। अब देखो एक और ये चलाता है दीवाने इश्तिहाक। क्या चलाता है? दीवाने इश्तिहाक। देखिए
दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होता है जिसको ये भी नॉलेज होता है कि देखो भैया, जिसका सैनिक जो हमारे में काम कर रहा है सैनिक, वो अगर मर गया, अभी भी वो अगर मर गया तो उसके मरने के बाद बताइए उसके परिवार में मान के चलिए कि कोई कमाने दबाने वाला नहीं है, तो उसका जीविका कैसे चलेगा परिवार का, है कि नहीं। उसका जीविका चलाने के लिए प्रथम बार यही शासक है जो दिल्ली सल्तनत को सोचता है। बताओ कितना अच्छा शासक था। जैसे में अभी आर्मी का कोई बंदा मर गया, सपोज शहीद हो गया, शहीद होने के बाद आप समझिए उसको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता है ना। तो ये बात सोचने वाला प्रथम शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ये कहा कि नहीं, जो सैनिक दिल्ली सल्तनत में यानी तुगलक वंशों के लिए जी रहे हैं या मेरे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हमको एक ऐसा विभाग का स्थापना करना चाहिए जो मरने के बाद भी उनका पेंशन वेतन के तौर पर मिलता रहे, जिससे उनका परिवार का जीविका चलता रहे। कौन कहा है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक इसके लिए कहा कि देखो भैया, एक पेंशन विभाग का स्थापना करो। तो ये दो विभाग तो पहले से स्थापना किए हुए था। तीसरा विभाग किया दीवान इश्तिहार। क्या किया, दीवान इश्तिहार। तो दीवान इश्तिहार कैसा था, तो मृत सैनिकों को पेंशन देने के लिए था, इसलिए इसको कौन विभाग हम कहते हैं, पेंशन विभाग। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए तीनों को आपको जीवन भर याद रखना है जब तक कि आपका जॉब नहीं होता है। और जॉब जो लगा वो ठीक बयानों का भूल जा, समझे नहीं समझे। अब आगे समझिए, फिरोज शाह कोटला मैदान। आपको पता है कि फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान का वर्तमान समय में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। समझे नहीं समझे। जब अरुण जेटली मतलब उनका निधन हो गया, तो उनके निधन के बाद बाबू अरुण जेटली वित्त मंत्री के पद पर थे ना। तो जब उनका निधन हो गया, तो उनके निधन के पश्चात जो देखिए उनके सम्मान में फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या रख दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम। समझे नहीं समझे। तो अरुण जेटली स्टेडियम वर्तमान समय कहाँ है, दिल्ली में। तो इसका नाम था पहले फिरोज शाह कोटला मैदान। तो इसको हम फिरोज शाह कोटला दुर्ग के नाम से जानते थे इतिहास में। किसके नाम से, दुर्ग के। अब बाद में जाकर क्या बन गया मैदान, तो इसका निर्माण सर्वप्रथम कौन करवाया था, फिरोज शाह तुगलक नाम से। अब देखो फिरोज शाह कोटला का एक और काम क्या होता है कि इसके समय में क्या होता है कि बिजली गिरता है। क्या गिरता है, बिजली। और बिजली कहाँ गिर जाता है, तो कुतुब मीनार पर। कहाँ गिर जाता है, कुतुब मीनार पर। तुम बताओ कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आप आगे बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। और कुतुब मीनार को पूर्णतः कौन करवाया था, इल्तुतमिश। अब देखो जब इल्तुतमिश इसको बनवाया था, तो वापस से जब फिरोज शाह तुगलक का शासन व्यवस्था चलता रहता है, तो उस समय में क्या होता है कि बिजली गिर जाता है किससे, कुतुब मीनार पे। और कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो जाता है। तो ध्वस्त होने की वजह से क्या करता है, इसके वो पहले रहता है कितने मंजिल का, 3 मंजिल का, लेकिन उस 3 मंजिल का रहता है। और 3 मंजिल को तोड़वा मतलब जो ध्वस्त हो जाता है उसको फिर से तीसरे मंजिल को बना के टोटली 5 मंजिल का बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है, 5 मंजिल। वर्तमान समय 5 मंजिल का है मतलब ये। अब देखो ये सबसे एक और अच्छा काम करता है कि जो सिक्का जारी करता है उसको हम संसगनी सिक्का के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा संसगनी सिक्का के नाम से हम किसे जानते हैं, कौन चलाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक और सबसे बड़ा निम्न काम ये करता है कि देखो फिरोज शाह तुगलक कहा है कि जो सेना है हमें पहले से भर्ती, ठीक, अगर उसका मृत्यु हो जाता है, सपोज करो मृत्यु हो गया, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी सेना के पद पर आएगा। किसके पद पर आएगा, सेना के पद पर। उसके बाद उसका अगर मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद उसका पुतवा जो सेना बनेगा, चाहे बेटा उसका, वो भी किसके पद पर आएगा, सेना के पद पर। तो इसलिए क्या कर दिया, ये कहा कि सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया गया। क्या बना दिया, वंशानुगत। वंशानुगत करने का सेंस ये है कि एक खानदान से अगर फलाना सेना है, तो उसका जितना खानदान आएगा उसका क्या बनेगा, सेना बनेगा। तो ये क्या कर दिया कि मतलब ये कर दिया, सैन्य पद को क्या बना दिया, वंशानुगत। तो आप याद रखिएगा, आप पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन शासक हुआ, तुगलक वंश का कौन शासक हुआ जिसने सैन्य पद को क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया। समझे। अब देखो आगे, अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखता है। क्या लिखता है, फतुहात फिरोज शाही। अब समझिए इसको। आपसे एक और क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन शासक हुए जो सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा, तो कौन होगा, फिरोज शाह तुगलक। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो भी राजा हुआ, इसके बाद जो भी होगा, तो इसके बारे में जो इसके दरबार में रहता था वो कोई लिखा, लेकिन यह एक ऐसा शासक था जो अपने मतलब आत्मकथा को स्वयं लिखा। तो जो लिखा उसका नाम क्या है, फतुहात फिरोज शाही। समझ में आ गया। अब देखो फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु कब हो जाता है, 1388 में। यही है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद बाबुआ देखिएगा, इस वंश पर एक शासक आता है आपका, उसका नाम होता है क्या आपका, बताइए, नासरुद्दीन महमूद तुगलक। नासरुद्दीन महमूद तुगलक। अब देखिए, हाँ, नासरुद्दीन महमूद तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद देखिएगा कि तुगलक वंश का धीरे धीरे ध्वस्त होना चालू हो जाता है। समझे। जैसे बैटरी फुल चार्ज शुरू में रहेगा, अब चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन। तो यहाँ से जब फिरोज शाह तुगलक मारा,
इसके मृत्यु के बाद इसका क्या हो गया, इसका धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक भी एक कमजोर योग्य शासक नहीं रहा, तो इसका फायदा उठाते हुए क्या किया, तैमूरलंग आक्रमणकारी इसको मार के और एक नए वंश का स्थापना नहीं करता है। यहाँ पे एक सरदार को नियुक्ति कर देता है और वो जहाँ से आया था वहाँ वापस चला जाता है। तो खिजर खां यहाँ का उसका सेनापति रहता है। कौन रहता है? खिजर खां। तो तैमूरलंग किसको आ रहा है बताओ? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को कुछ दिया और कुछ के क्या किया कि खिजर खां को छोड़ दिया कि देखो भैया तुम यहाँ का शासन व्यवस्था देखो, हम निकलते हैं। तो जब वो निकल जाता है, तैमूरलंग को आगे जाने के बाद इसका मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु होने के बाद तैमूरलंग का पुत्र होता है शाहरुख। कौन आता है? शाहरुख। तो यहाँ से खिजर खां जो भी आय उछलता है, टैक्स उछलता है, उस टैक्स में से आधा करीब वहाँ किसको भेजता है? शाहरुख को। समझे नहीं समझे? तो वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। आगे आपका आएगा सैयद वंश। ठीक है। और देखिए इसका आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये आपको सब याद रखना है, इसमें जितना बताया आपको। देखिए ये जो फिरोज शाह तुगलक से था, पीछे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं सर। ठीक है, आप लोग भी कमेंटे में जवाब दीजिएगा। इसमें क्या देगा, तुम लोग ये बताना कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहता है। ठीक, उसके बाद सबसे लंबे दिनों तक कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन शासक होता है जो मल्लिक काफूर को दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजता है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा और कमेंट में सब। ठीक ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अब क्लोज कर दीजिए। हो गया।